तो जिस आरआईसी की बात हम कर रहे हैं, रूस, भारत और चीन की बात कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी शुरुआत बहुत सालों पहले, दशकों पहले हो गई थी। आरआईसी की शुरुआत 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने की थी। इसका मकसद था अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देना। साल 2002 से 2020 के बीच आरआईसी की कई बैठकें हुई, लेकिन गलवान के बाद यह सिलसिला थम गया। पर अब रूस और चीन इस मंच को एक बार फिर मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका की मोदी, पुतिन और जिनपिंग की चीन में होने जा रही मुलाकात पर पैनी नजर है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि आरआईसी उसकी सत्ता को सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की धौंस दिखाकर दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ा है, तब से दुनिया में रिश्तों का एक नया गठजोड़ शुरू हो गया। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से सीधे भारत पर टैरिफ की वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताया जा रहा है। तो पुतिन ने भी एक नया प्लान तैयार किया, भारत, चीन और रूस का त्रिकोणीय अलायंस आरआईसी बनाने के लिए। जैसे ही रूस ने प्रस्ताव भेजा, पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि ये त्रिशक्ति का मिलन होता है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है और पुतिन इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर भारत, चीन और रूस का त्रिपक्षीय संवाद फिर से सक्रिय होता है तो दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। आज हम आपको वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि रूस ने कैसे इस त्रिकोणीय शक्ति के गठजोड़ की शुरुआत की। रूस के उप विदेश मंत्री एंड्रेई रुंडेको ने कहा कि आरआईसी को फिर से शुरू करने को लेकर हमारी भारत और चीन से बातचीत चल रही है। ये तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापक हैं और दुनिया में इनकी धाक है। पुतिन की तरफ से ये भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव, और चीन ने तुरंत इस पर हामी भर दी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि वो भारत और रूस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस त्रिकोणीय अलायंस को लेकर हालांकि भारत की तरफ से अभी बेहद नपातुला ही जवाब आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह सिस्टम लंबे समय के बाद फिर से सक्रिय हो रहा है। Consultative format is a mechanism where the three countries come and discuss global issues and regional issues of interest to them. As to when this particular RIC format meeting is going to be held, it is something that will be worked out among the three countries in a mutually convenient manner. और जब 18-19 अगस्त को देश के विदेश मंत्री यांग यी ने भारत का दौरा किया तो चीन के मीडिया ने इसे प्रमुखता के साथ कवर किया। वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर अहम चर्चा की। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चीन की मीडिया के मुताबिक भारत अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर अब अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहता है और वांग यी की भारत यात्रा इसी का हिस्सा थी। चीन का मीडिया कहता है कि भारत और चीन के मजबूत संबंध ग्लोबल साउथ के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ग्लोबल साउथ टर्म एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के लिए चीन जा रहे हैं। पिछले 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस दौरान वो शी जिनपिंग से भी मिलेंगे। ऐसे में रूस के आरआईसी वाले प्रस्ताव के बीच ये यात्रा और अहम हो जाती है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सैन्य टकराव के बाद आरआईसी की गतिविधियां रुक गई। लेकिन पिछले साल रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के बाद रिश्तों में बदलाव आया। फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की चीन यात्राओं से दोनों देशों के बीच धीरे धीरे संवाद शुरू हो चुका है। अब सवाल है कि भारत, चीन, रूस के त्रिपक्षीय संवाद संगठन से अमेरिका को चिंता क्यों होगी? तो सुनिए। भारत, चीन और रूस तीनों देश मिलकर अगर आरआईसी को दोबारा शुरू करते हैं तो इससे एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बनेगा। और खास बात यह कि भारत पहले ही क्वाड का हिस्सा है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यानी इसमें 2 पश्चिमी देश हैं। चीन को लगता है कि क्वाड उसकी घेराबंदी करने के लिए बनाया गया और अमेरिका इसमें अपनी मनमर्जी चलाता है। अब अगर भारत आरआईसी का हिस्सा बनता है तो अमेरिका के लिए यह कूटनीतिक तौर पर झटका होगा। आरआईसी में भले ही 3 देश हैं, लेकिन 3 देश महाशक्तिशाली होने के नाते नाटो जैसे ताकतवर हो सकते हैं।
इसलिए नाटो और अमेरिका को इस संगठन से चिंता हो सकती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यह संगठन फिर से जीवंत हो, क्योंकि इस कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति और वैश्विक सत्ता संतुलन में बदलाव के बीच तीनों देशों में संवाद फिर से हो सकता है और दुनिया वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कई ध्रुवों में बढ़ सकती है। वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था शब्द का उपयोग अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख बदलाव या परिवर्तन को दिखाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये कि विश्व में शक्ति का संतुलन, राजनीतिक विचारधाराएं या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तरीके बदल रहे हैं, जिससे एक नया अलग या नया वैश्विक परिदृश्य बन रहा है। ऐसे में अमेरिका के अलावा नाटो समेत दूसरे पश्चिमी देशों को इस संगठन के फिर से एक्टिव होने पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की चिंता सता सकती है। तो इतना समझ में आता है कि रूस से रिश्ते तो हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन चीन की वजह से ये R+I+C के बीच का मतभेद सामने आता है। लेकिन सामरिक रूप से किस हद तक चीन पर विश्वास किया जा सकता है और चीन से किस हद तक संबंध आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ इस समय हैं। तो डिफेंस का एंगल समझने के लिए, डिफेंस की पूरी बात को समझने के लिए सर, आप इंडिविजुअली इस समय दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर ट्रंप टैरिफ की रट लगाते हैं, चीन से करीब जाना सही है, गलत है? देखिए श्वेता, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से देखिए। चाइना तो कॉन्स्टेंटली 1962 नहीं 1950 से भारत के खिलाफ रहा है। भारत के खिलाफ साजिश की है, भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश की है, भारत के साथ एक भारत को हमेशा उसने भारत का दुश्मनी का रोल प्ले किया है, आउटराइटली प्ले किया है। इस ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने खुलेआम पाकिस्तान की मदद की है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाया, पाकिस्तान को आर्म्स किया। उग्रवाद जो 90s से फैला हुआ है उसमें पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट चाइना का। ठीक है। एक नोन एनिमी है, उसका कैरेक्टर हमें नोन है और वो अप्स एंड डाउन्स है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके बारे में बहुत लोगों को तो अंदर वो किस तरह से क्या कर रहे हैं हमें मालूम भी नहीं है। हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जितने भी हैं, जो लोग हैं, वो वेस्टर्न उससे पढ़ के चाइना के बारे में ज्ञान लेते थे। तो चाइना जो है उससे कोई भी रिश्ता बढ़ाना अमेरिका की कॉस्ट पे, वेस्ट की कॉस्ट पे, रशिया की कॉस्ट पे। अभी तो अमेरिका भी आसिम मुनीर को मिलने बुला रहा है। बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे और अमेरिका के रिलेशंस हॉट एंड कोल्ड थे 2002 तक जी, फेजेस थे उसके, राइट। लेकिन 2002 के बाद हमने 22-23 साल मनमोहन सिंह ने और मोदी जी ने 10 साल, मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल, उन्होंने 10 साल, इन्होंने 25 ईयर्स, 22 ईयर्स हमने और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी वाजपेयी जी से, तो उसमें हमने सब कुछ इन्वेस्ट किया है। मेरा मानना ये एक टेम्पररी फेज है। टेम्पररी फेज के कारण हम दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, हमारे 5 मिलियन लोग हैं वहाँ, हर कंपनी में कोई नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो ऐसे मुल्क के साथ इतनी मेहनत करने के बाद एक इंसिडेंट के मुनीर को क्यों बुलाया, उसका तो एक कारण है ना, सोचिए। नहीं, पर चाइना को आप फिर भी ट्रस्ट नहीं करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। जो ट्रस्ट चाइना को करेगा वो मार खाएगा ना। हमने मार खाई है ना। मैं तो 93 की ट्रीटी से विड्रॉ करो। पाकिस्तान हमने एक ट्रीटी की थी, बड़े अच्छे, उसमें बहुत अगर आप देखें तो नरसिम्हा राव जी बहुत एक्सपीरियंस लीडर थे, उनके दौरान वो 93 की ट्रीटी साइन की। पर मैं तब तो नहीं इतना बोल सकता था, एक यंग ऑफिसर था। लेकिन ये एक्सेप्ट करना कि हम हथियार यूज नहीं करेंगे बॉर्डर पे, मैं समझता हूँ गलत था। उससे वो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान, चाइना फोर्स से डरता है, चाइनीज सोल्जर हमारे सोल्जर की फोर्स से डरता है, वेपन से डरता है। वो हमने 2 बार देखा, 1968-9 में और 1986 में। 86-88 में तो उसने मूव किया तो साहब हमने जाके उसको घेर लिया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो अपनी लिमिट में रहते हुए रिश्ते रखने हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ और अमेरिका के साथ इसको टेम्पररी फेज लो और इसको इंप्रूव करो, बिकॉज लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ हमारा बेनिफिट हुआ है, अमेरिका का बेनिफिट हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।